नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास के 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो आपको स्किप नहीं करना है। उसी प्रकार से प्रश्न लिए गए हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि जो आज का वीडियो है वो आपको कैसा लगा। तो शुरुआत करते हैं। 150 प्रश्न है, तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग और आगे वीडियो चाहिए तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पहला प्रश्न है आपका आज का, निम्न में से किसके अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। यहाँ पर जो दी गई परिभाषा है ये किसकी है? हरलाक की है, जेम्स ड्रेवर की है, मुनरो की है या फिर इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ध्यान दीजिएगा। जो दी गई परिभाषा है ये मुनरो के द्वारा दी गई है। दूसरा प्रश्न, शैशवावस्था में शिशु को निम्न प्रकार शिक्षा दी जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर शैशवावस्था और बाल्यावस्था से संबंधित हम वीडियो बना चुके हैं जिसमें आपको 50 प्रश्न दिए गए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको समझाया भी गया है। यदि आपने वो वीडियो देखी है तो इसमें जो शैशवावस्था और बाल्यावस्था से प्रश्न निकल के आएंगे वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, शैशवावस्था में शिशु को निम्न प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए। आत्म प्रदर्शन के अवसर दे, चित्रों व कहानियों द्वारा शिक्षा, विभिन्न अंगों की शिक्षा या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर आपका होगा उपरोक्त सभी। शैशवावस्था की यहाँ पर बात की जा रही है तो आत्म प्रदर्शन के अवसर, चित्रों व कहानियों द्वारा और विभिन्न अंगों की शिक्षा दी जानी चाहिए शैशवावस्था में शिशु को। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है। देखिए बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर मैं बता दूं आपको, बुद्धि के शानदार ट्रिक जितने भी सिद्धांत हैं उसकी शानदार ट्रिक मैंने बनाई है। आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, वैसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसमें और जहाँ तक मुझे लगता है सभी ने देख ली होगी। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और भी जो कारक है उनके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन होंगे? मैकडूगल, टर्मेन, थॉर्नडाइक या फिर बर्ट। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर थॉर्नडाइक। याद रखिएगा, बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन होंगे? थॉर्नडाइक होंगे। और भी सिद्धांत हैं बुद्धि के, जैसे कि एक कारक सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये बीने के द्वारा दिया गया है। बुद्धि का द्विकारक, देखिए द्विकारक पूछे या फिर त्रिकारक पूछे, क्योंकि द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत दोनों ही किसके द्वारा दिया गया है? स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। बहुकारक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। समूहकारक सिद्धांत भी पूछा जाता है बुद्धि में, तो ये थर्स्टन ने दिया है। बुद्धि संरचना सिद्धांत भी पूछा जाता है तो ये गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। बहुबुद्धि सिद्धांत भी पूछा जाता है तो ये गार्डनर के द्वारा दिया जाता है। इसमें पदानुक्रमिक सिद्धांत भी पूछा जाता है तो ये बर्ट एवं बर्नर के द्वारा दिया गया है। और एक और पूछा जाता है त्रिस्तरीय, इसको हम त्रितंत्र भी कह सकते हैं और त्रिचापी सिद्धांत भी कह सकते हैं। त्रिस्तरीय पूछे, त्रितंत्र पूछे या फिर त्रिचापी सिद्धांत पूछे, इसके प्रतिपादक कौन होंगे? स्टर्नबर्ग होंगे। एक और सिद्धांत बचा है शायद, वो है प्रतिदर्श का सिद्धांत। प्रतिदर्श का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो वो थॉमसन के द्वारा दिया गया है। तो जो इंपॉर्टेंट बुद्धि के सिद्धांत हैं वो सभी मैंने आपको बता दिए हैं, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको याद कर लेना है इनको, क्योंकि जरूरी नहीं है यहाँ पर बहुकारक के बारे में आपसे पूछा जाए। तो चौथा प्रश्न है, मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य है आध्यात्मिक विकास होना, व्यक्तित्व का विकास होना, मानव शरीर का आकार, भार व कार्य शक्तियों में वृद्धि या फिर मानव का ज्ञान बढ़ना। मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? राइट आंसर आपका होगा मानव शरीर का आकार, भार व कार्य शक्तियों में वृद्धि। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। पांचवा प्रश्न, इन अवस्थाओं के प्रथम 6 वर्षों में बालक बाद के 12 वर्षों से अधिक सीख लेता है। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बता चुका हूँ, यदि ध्यान दिया होगा तो कौन सी अवस्था है जिसके प्रथम 6 वर्षों में बालक बाद के 12 वर्षों से अधिक सीख लेता है? बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है, किशोरावस्था है या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका होगा शैशवावस्था। वह अवस्था कौन सी होगी? शैशवावस्था होगी जिसके प्रथम 6 वर्षों में बालक बाद के 12 वर्षों से अधिक सीख लेता है। तो सेकंड जो वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसके द्वारा कहा गया है? हार्लोक के, वैलेंटाइन के, फ्रैंक के या फिर फ्राइड के? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वैलेंटाइन के। शैशवावस्था को सीखने का जो आदर्श काल कहा है ये वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न, आज
बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसके कारणवश शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही है। आपके अनुसार इसको प्रमुख कारण क्या होगा? आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण बताना है। क्या होगा? दूषित वातावरण है, टूटा परिवार है, दूषित वंशानुक्रम है, या फिर ये सभी हैं। 4 विकल्प आपने यदि सही से पढ़े होंगे तो राइट आंसर आपके सामने होगा ये सभी। जो कारण होगा प्रमुख वो दूषित वातावरण भी होगा, टूटा परिवार भी होगा और दूषित वंशानुक्रम भी होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ये सभी होगा। 8वां प्रश्न, बच्चे के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? जो शिक्षा का निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, ये कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए है? ये पूछा गया है। 6 से 12, 7 से 13, 5 से 11 या फिर 6 से 14। तो सभी को पता होगा ज़्यादातर बच्चों को, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं, इनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं इनके लिए लागू है। तो यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, बालक में समस्या समाधान योग्यता किस काल में विकसित होती है? 9 से 12, 4 से 6, 8 से 10 या फिर 6 से 8। तो आपका राइट आंसर होगा 9 से 12। याद रखिएगा, बालकों में जो समस्या समाधान योग्यता विकसित होती है ये 9 से 12 में होती हैं। और 9 से 12 का जो काल होता है वो कौन सा काल होता है? तो ये बाल्य अवस्था होती हैं, जिसके जो समय अवधि होती हैं वो कितनी होती हैं? 6 से 12 होती हैं या फिर 7 से 12 होती हैं। किसकी समय अवधि है? ये बाल्य अवस्था की समय अवधि है और इसी के अंतर्गत बालकों में समस्या समाधान योग्यता विकसित होती है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से अर्जित प्रेरक नहीं, यहाँ पर देखिए कौन सा अर्जित प्रेरक नहीं है? आदत, रुचि, सामूहिकता की भावना या फिर भूख। तो अर्जित प्रेरक की बारे में बात हो रही है तो भूख अर्जित प्रेरक के अंतर्गत नहीं आता है, ये एक जन्मजात प्रेरक होता है। याद रखिएगा, भूख कौन सा प्रेरक होगा? जन्मजात प्रेरक होगा, ना कि अर्जित प्रेरक। अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आदत, रुचि और सामूहिकता की भावना, ये तीनों ही अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आती है। तो 4th वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। वर्दाइमर, कोहलर तथा कोफ्का किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? ये तीनों किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? पूछा गया है। अमेरिका के, जर्मनी के, ब्रिटेन के या फिर रूस के? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जर्मनी के। जो वर्दाइमर, कोहलर तथा कोफ्का है ये तीनों ही जर्मनी देश के मनोवैज्ञानिक थे। तो दूसरा वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अधिकांश विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि होती है। यहाँ पर देखिए, अधिकांश जो विद्वान हैं उनके अनुसार बाल्यावस्था की अवधि आपको बताना है। 2 से 8, 4 से 10, 5 से 10 या फिर 6 से 12। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बाल्यावस्था की अवधि आपको बताई थी। ये जो अधिकांश विद्वान हैं इन्होंने बाल्यावस्था की अवधि कितनी बताई है? 6 से 12 वर्ष बताई है। तो 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। शिशु में जन्म के समय पाया जाने वाला संवेग है। यहाँ पर देखिए, जन्म के समय कौन सा संवेग पाया जाता है? पूछा गया है। शिशु में भय पाया जाता है, क्रोध, उत्तेजना या फिर प्रेम? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उत्तेजना। याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो उत्तेजना होगा। बाल विकास का निर्धारण किया जाता है विभिन्न बालकों में विभिन्न प्रकार के निर्धारक कार्य करते हुए, बालक की अनुवंशिक संरचना द्वारा, बालक की अनुवंशिकी तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा, या फिर बालक संबंधी वातावरणीय दबावों द्वारा जिन पर शिक्षक का कोई नियंत्रण नहीं होता है। बाल विकास का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बालक की अनुवांशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा किया जाता है बाल विकास का निर्धारण। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? वो कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपने ही 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था? स्टैनले हॉल है, वाटसन है, पेस्टालोजी है या फिर जेम्स सल्ली है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पेस्टालोजी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो पेस्टालोजी है इन्होंने अपने ही 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है? यहाँ पर देखिए, बाल्यावस्था में पूछा गया है। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील हो रहती है? जिज्ञासा, सामूहिकता, रचनात्मकता या फिर काम? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो बाल्यावस्था है इसमें जो मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है वो है सामूहिकता। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। भूख, प्यास तथा निद्रा किस प्रकार के प्रेरक है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको भूख के बारे में बताया था किस प्रकार का प्रेरक है। तो ये जन्मजात प्रेरक है, उसके अंतर्गत प्यास और निद्रा भी होती हैं। भूख, प्यास तथा निद्रा ये तीनों ही जन्मजात प्रेरक के अंतर्गत आएंगे। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा।
परिपक्व बाल्यावस्था किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए परिपक्व बाल्यावस्था किसे कहते हैं, यानी कि कितने से कितने वर्ष तक की अवधि परिपक्व बाल्यावस्था होती है? 6 से 9 वर्ष, 7 से 10 वर्ष, 8 से 11 वर्ष या फिर 9 से 12 वर्ष। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 9 से 12 वर्ष की जो अवधि होती है ये परिपक्व बाल्यावस्था की अवधि होती है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। बालक जीव व अजीव में भेद करना सीख जाता है पियाजे के अनुसार। यहाँ पर देखिए पियाजे के अनुसार आपको बताना है कि बालक जीव व अजीव में भेद करना सीख जाता है कौन सी अवस्था में? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, ठोस सक्रियात्मक अवस्था में या फिर इंद्रिय गामक अवस्था में। तो यहाँ पर देखिए सभी को पता होगा कि पियाजे ने कितने प्रकार की अवस्थाएं बताई है विकास की? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। याद रखिएगा पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी है और चौथी कौन सी। आगे इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर से दोहरा देता हूं, इंद्रिय गामक अवस्था जो है ये पहली अवस्था है जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती है जो कि इनकी दूसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक की इन्होंने बताई है। और चौथी अवस्था है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से जो ऊपर की अवस्था होती है वो इन्होंने अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था बताई है। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बालक जीव व अजीव में भेद करना सीख जाता है पियाजे के अनुसार, वो कौन सी अवस्था है? राइट आंसर आपका होगा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती हैं। इसमें जो बालक है वो जीव व अजीव में भेद करना सीख जाता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, अच्छे चरित्र में होती हैं बेईमानी होती हैं, सहयोग होता है, धोखा होता है या फिर झूठ होता है? जैसे ही आपने 4 विकल्प पढ़े आंसर आपके सामने होगा सहयोग। अच्छे चरित्र में सहयोग होता है, ना कि बेईमानी, ना ही धोखा और ना ही झूठ। जो अच्छे चरित्र वाले नहीं होते हैं उनमें ये गुण पाए जाते हैं, बेईमानी, धोखा और झूठ। अच्छे चरित्र में सहयोग की भावना होती है। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। रास ने मानव विकास को बांटा है, जो रास है इन्होंने मानव विकास को कितने भागों में बांटा है? 10, 6, 2 या फिर 4? तो याद रखिएगा रास के बारे में पूछा जाए तो इन्होंने विकास के 4 भागों में बांटा है। विकास को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। कौन कौन से उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पहला इन्होंने बताया है शेषावस्था। कौन सा बताया है? शेषावस्था, जिसकी आयु कितनी होती है, कह सकते हैं अवधि कितनी होती है? 1 से 3 वर्ष। आगे प्रश्न में आएगा कि रास ने शेषावस्था की अवधि कितनी बताई है? रास ने शेषावस्था की अवधि कितनी बताई है? तो आपको पता होना चाहिए 1 से 3 वर्ष। आगे प्रश्न में आएगा, जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ूँ उसके पहले आपको आंसर देना ही याद कर लीजिएगा। शेषावस्था की जो अवधि रास के द्वारा बताई गई है वो 1 से 3 वर्ष तक की बताई गई है। दूसरी जो अवस्था बताई इन्होंने आरंभिक अवस्था या फिर पूर्व बाल्यावस्था भी आप कह सकते हैं, जो कि 3 से 6 वर्ष तक की होती हैं। तीसरी अवस्था इन्होंने बताई है उत्तर बाल्यावस्था जो कि 6 से 12 वर्ष तक की होती हैं। और जो चौथी अवस्था बताई है ये इन्होंने किशोरावस्था बताई है जो कि 12 से 18 वर्ष तक की होती हैं। इनके द्वारा 4 अवस्थाएं बताई हैं और चारों के बारे में आपको बता चुका हूं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? देखिए भारत में पूछा गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछा कहाँ पर गया है? भारत में। 1807, 1887, 1930 या फिर 1590। तो भारत में जो बाल विकास की शुरुआत हुई थी ये 1930 में हुई थी। कब हुई थी? 1930 में। चलिए, रूढ़िगत नैतिकता स्तर, यहाँ पर देखिए रूढ़िगत नैतिकता स्तर के बारे में पूछा गया है। तो 13 से 17 वर्ष, 4 से 7 वर्ष, 10 से 13 वर्ष या फिर 1 से 4 वर्ष। रूढ़िगत नैतिकता होती क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसमें बालक कुछ ऐसा करता है जो समाज के नियमों के अनुकूल होता है और दूसरे की मदद के लिए उत्सुक होता है, ये रूढ़िगत नैतिकता होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए पूछा जाए एग्जाम में कि नैतिकता का जो सिद्धांत है, नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो इसी से जुड़ा हुआ है। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखिएगा ये कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। इन्होंने कितने स्तर बताए हैं? तो इन्होंने 6 स्तर बताए। कितने स्तर बताए हैं? 6 स्तर। लेकिन इन्होंने जो 6 स्तर है इनको 2-2 भागों में बांट दिए हैं। तो टोटल कितने स्तर हो गए? इनके 3 स्तर हो गए। तो 3 स्तर कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला स्तर इन्होंने बताया है पूर्व परंपरागत स्तर जो कि 4 से 10 वर्ष तक का होता है। ध्यान दीजिएगा आगे प्रश्न में आएगा, पूर्व परंपरागत स्तर कितने वर्ष तक का होता है? 4 से 10 वर्ष तक का होता है। दूसरा है परंपरागत या फिर जिसको हम रूढ़िगत नैतिकता भी कहते हैं, ये जो इसकी जो अवधि होती हैं वो 10 से 13 वर्ष तक की होती हैं। और तीसरा है हमारा पश्य परंपरागत स्तर जो कि 13 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक होता है। यहाँ पर देखिए इसको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जो पूर्व परंपरागत स्तर है ये
किसके रूप में जाना जाता है, मतलब कि बाल्यावस्था के रूप में जाना जाता है, किशोरावस्था के रूप में जाना जाता है, शेष अवस्था के रूप में जाना जाता है या फिर प्रौढ़ावस्था के रूप में जाना जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सुन लीजिएगा कि यदि एग्जाम में पूछे पूर्व परंपरागत स्तर किसके रूप में जाना जाता है, किस अवस्था के रूप में जाना जाता है, तो वो है बाल्यावस्था। परंपरागत या फिर रूढ़िगत स्तर के बारे में पूछे तो इसे किशोरावस्था के रूप में जाना जाता है। पश्चिम परंपरागत स्तर के बारे में पूछे तो इसे युवा प्रौढ़ावस्था के रूप में जाना जाता है। तो तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये तीनों किसके स्तर हैं, तो किसके द्वारा दिए गए हैं, तो ये जो तीनों स्तर हैं ये कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत है, तो ये नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत होंगे। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर शायद मैंने बताया नहीं है, तो 22वें का राइट आंसर आपका क्या होगा, समझ ही गए होंगे कि 10 से 13 वर्ष जो रूढ़िगत नैतिकता स्तर होगा वो 10 से 13 वर्ष होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रत्येक जाति चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करेगा। यहाँ कथन के सिद्धांत की ओर संकेत करता है। विकास दिशा का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत या फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा समान प्रतिमान का सिद्धांत। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ कथन समान प्रतिमान के सिद्धांत की ओर संकेत करता है। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और जब वीडियो समाप्त हो जाए, जब आप वीडियो को पूरा देख लें तो आप उसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर और कमेंट्स के माध्यम से भी बताना है कि यहाँ जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। तो अगला प्रश्न है, शेषावस्था में संचयी काल किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए संचयी काल के बारे में पूछा गया है कि शेषावस्था में संचयी काल किसे कहते हैं, या कह सकते हैं कि इनकी जो अवधि होती है वो कितने से कितने वर्ष तक की होती है। 3 से 6 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, 2 से 5 वर्ष या फिर जन्म से 3 वर्ष। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। शेषावस्था में जो संचयी काल की अवधि होती है वो जन्म से 3 वर्ष तक की होती है। कितनी होती हैं, जन्म से 3 वर्ष तक की जो अवधि होती है वो संचयी काल की होती हैं। अगला प्रश्न, समवेगों का शिक्षा में उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है पूछा गया है। बालकों को असभ्य बनाना, पहला ही विकल्प आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहला ही वाला विकल्प सही होगा। यही समवेगों का शिक्षा में उपयोग के संदर्भ में सही या फिर महत्वपूर्ण कथन नहीं होगा, बालकों को असभ्य बनाना। तो पहला वाला विकल्प ही आपका सही होगा। अगला प्रश्न, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रफुटित करता है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसका है, मुनरो का है, जेम्स ड्रेवर का है, मैकडूगल का है या फिर हरलॉक का कथन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा हरलॉक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रफुटित करता है, यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये हरलॉक के द्वारा दिया गया है। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया। यहाँ पर देखिए चूहों पर किसके द्वारा प्रयोग किया गया वंशानुक्रम में, कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने या फिर पावलाव ने। तो ये किसके द्वारा किया गया था, मेंडल के। यदि चूहे की जगह पर यदि यहाँ पर बटर भी आ जाता तो बटर पर भी प्रयोग किसके द्वारा किया गया था वंशानुक्रम पर, तो ये भी मेंडल के द्वारा ही किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा होगा, तीसरा वाला। चलिए, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया, फ्रायड के, रोजर्स के, फ्रांसिस गाल्टन के या फिर इवान पावलाव के। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये दिया था कार्ल रोजर्स ने। याद रखिएगा, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का जो संप्रत्यय दिया गया था ये रोजर्स के द्वारा दिया गया था। किसी बालक के संवेगात्मक अनुभवों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका कौन सा है। उद्दीपकों की प्रतिक्रिया है, उसकी मुख मुद्रा है, अंतर निरीक्षण है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उद्दीपकों की प्रतिक्रिया। याद रखिएगा, किसी बालक के संवेगात्मक अनुभवों के विश्लेषण हेतु जो उपयुक्त तरीका होगा वो उद्दीपकों की प्रतिक्रिया होगा। किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, निम्न में से यह कथन किसका है। किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होता है, यहाँ कथन किसके द्वारा दिया गया है, जिन्हें पियाजे ने दिया है, कोहलर ने, वाटसन ने या फिर स्किनर ने। तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये वाटसन के द्वारा दिया गया कथन है कि किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं।
किसने यहाँ दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? स्किनर, बंडूरा, चोम्स्की या फिर टोलमैन? किसने यहाँ दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण किस प्रकार के होते हैं? जन्मजात होते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है या फिर जो दावा है ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये नाओम चॉम्स्की के द्वारा किया गया दावा है या फिर इनके द्वारा दिया गया कथन है। अगला प्रश्न, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? यहाँ पर देखिए आपकी कक्षा है जिसमें एक छात्र है जो कि रोज अनुशासनहीनता करता है, तो आपको ये बताना है कि आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय करेंगे। छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ता है। उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे या फिर स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे। यदि आपने चारों विकल्पों को ध्यान से सुना और पढ़ा होगा, राइट आंसर आपके सामने है कि उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। ये समस्या का समाधान होगा यदि एक छात्र जो कि रोज अनुशासनहीनता करता है। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास की कौन सी अवस्था महत्वपूर्ण है? यहाँ पर देखिए शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास की कौन सी अवस्था महत्वपूर्ण है? शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ऐसे 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से आपको कौन सी अवस्था महत्वपूर्ण है शिक्षा की दृष्टि से बताना है। तो राइट आंसर आपका होगा, सभी को पता होगा, शेष अवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ये शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास की महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं और जिसके बारे में शिशुवस्था और बाल्यावस्था के बारे में बता चुका हूं। दोनों के 50 प्रश्न लेकर आ चुका हूं। 1-2 दिन में आपको किशोरावस्था से संबंधित 50 प्रश्न जल्द ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस व प्रगतिशील विकास है। यहाँ कथन किसका है? अरस्तु का है, पेस्टोलॉजी का है, रूसो का है या फिर प्लेटो का है? तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है यह पेस्टोलॉजी का कथन है। अगला प्रश्न, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसके द्वारा लिखी गई है? इसके लेखक कौन है? प्रियर है, सीन है, डार्विन है या फिर स्टर्न है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट है ये डार्विन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का या फिर तटस्थता की भावना का। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, कौन सी भावनाओं को बढ़ावा देता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सहयोग की भावना का। किसका? सहयोग की भावना का। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, हम शिक्षा के द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं। थॉम्पसन का यहाँ कथन संबंधित है। यहाँ पर देखिए जो दिया गया कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है? या थॉम्पसन के द्वारा दिया गया कथन है। यहाँ पर पूछा गया है कि यह कथन किससे संबंधित है? वंशानुक्रम एवं वातावरण से है, वातावरण से है, जलवायु से है या फिर वंशानुक्रम से है? तो यहाँ पर दिया गया जो कथन है ये वंशानुक्रम एवं वातावरण से संबंधित है, जो थॉम्पसन का कथन है। अगला प्रश्न, संवेग किसी बालक में पैदा कर सकता है सफलता की भावना, रुचि की भावना, प्रेरणा की भावना या फिर इन सभी की भावना? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो संवेग है सफलता की भावना, रुचि की भावना और प्रेरणा की भावना, इन तीनों को बालक में पैदा कर सकता है संवेग। तो राइट आंसर आपका ये सभी होगा। स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? अनुशासन का पड़ता है, पाठ्यक्रमेतर का पड़ता है, पाठ्यक्रम का पड़ता है या फिर इन सभी का पड़ता है? स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो ये किसका पड़ेगा? पाठ्यक्रम का पड़ेगा। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष रिक्तिस्तान में शुरू की गई थी। आईटी स्कूल योजना जो है ये किस वर्ष शुरू की गई थी? पूछा गया है 2001 में, 3 में, 2 में या फिर 4 में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो दी गई योजना है ये 2004 में शुरू की गई थी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4th वाला होगा। अगला प्रश्न, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का निम्न पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए शिक्षा की दृष्टि से पूछा गया है कि जो मानव विकास का पक्ष होता है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा होता है? संवेगात्मक, मानसिक, सामाजिक या फिर शारीरिक?
राइट आंसर आपका होगा मानसिक। याद रखिएगा, शिक्षा की दृष्टि से जो मानव विकास का पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा वो मानसिक होगा। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा से तात्पर्य छात्र की आंतरिक शक्ति को जागृत करना है। यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है? गिलफोर्ड के, पियाजे के, वैलेंटाइन के या फिर स्किनर के? तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है अभिप्रेरणा का, यह गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया कथन है। अगला प्रश्न, लॉरेंस कहलबर्ग के सिद्धांत में बताए 3 स्तरों में से एक नहीं है। यहाँ पर देखिए मैं तीनों स्तर आपको बता चुका हूँ। 3 स्तर कौन कौन से हैं लॉरेंस कहलबर्ग के सिद्धांत के, और तीनों स्तरों के बारे में आपको जानकारी दे चुका हूँ, उनकी अवधि के बारे में बता चुका हूँ। तो जो चौथा स्तर है यानी कि कौन सा स्तर नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। तो मैंने आपको वहाँ पर रूढ़िगत नैतिकता बताया था, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता बताया था, साथ में पूर्व रूढ़िगत नैतिकता बताया था। यहाँ पर सर्वोच्च नैतिकता स्तर ये लॉरेंस कहलबर्ग के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, 3 स्तर में नहीं आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? 4th वाला। चलिए, बालक के विकास में संवेगों का महत्व है। बालक के विकास में संवेगों का महत्व आपको बताना है। बालक की शैक्षिक योग्यता का विकास करने में होता है, रुचि की भावना पैदा करने में होता है, सफलता की भावना पैदा करने में होता है, या फिर उपरोक्त सभी में होता है। यदि आपने चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ा होगा, राइट आंसर आपके सामने है। बालक की शैक्षिक योग्यता का विकास करने में, रुचि की भावना पैदा करने में, साथ सफलता की भावना पैदा करने में बालक के विकास में संवेगों का महत्व है। राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। संज्ञानात्मक विकास हेतु सामाजिक कारक व भाषा आवश्यक है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास भी कहते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार बालक इस अवस्था में सजीव व निर्जीव में भेद करने लगता है। यह अवस्था कौन सी? मैंने 4 अवस्था बताई थी, चारों आपके सामने है। पहली कौन सी, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी? आपको पता होना चाहिए। पहली अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है, और जो मूर्त अवस्था है ये तीसरी अवस्था है, और जो अमूर्त अवस्था है ये चौथी अवस्था है। इस प्रकार आपको पता होना चाहिए। जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती हैं ये जन्म से 2 वर्ष तक की होती हैं, और दूसरी जो अवस्था होती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष तक की होती हैं। मूर्त सक्रियात्मक जो अवस्था होती हैं ये जो अवस्था होती हैं 7 से 11 वर्ष तक की होती हैं, और जो अमूर्त अवस्था होती हैं ये जो अंतिम अवस्था होती चौथी, ये 11 से ऊपर की जो अवस्था होती हैं ये अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पर आपको बताना है इन अवस्थाओं में सजीव व निर्जीव में भेद करने लगता है, वहाँ अवस्था कौन सी है बताना है। आपका राइट आंसर होगा वहाँ अवस्था होगी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती है। इसमें बालक सजीव व निर्जीव में भेद करने लगता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? 3रा वाला। चलिए, मानसिक विकास के पहलू नहीं है। यहाँ पर देखिए मानसिक विकास का पहलू कौन सा नहीं है पूछा गया है। नागरिक गुणों का विकास, संवेदना का प्रत्यक्षीकरण, संप्रति निर्माण या फिर स्मरण शक्ति। मानसिक विकास का पहलू कौन सा नहीं है पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा नागरिक गुणों का विकास। ये मानसिक विकास के पहलू के अंतर्गत नहीं आता है। संवेदना व प्रत्यक्षीकरण, संप्रति निर्माण और स्मरण शक्ति, ये तीनों ही मानसिक विकास के पहलू के अंतर्गत आते हैं। किशोरावस्था का आरंभ होता है। जो किशोरावस्था है इसका आरंभ के बारे में पूछा गया है कि इसका आरंभ कब होता है। 8 वर्ष की आयु से होता है, 10 वर्ष की आयु से होता है, 16 वर्ष की आयु से होता है, या फिर 12 वर्ष की आयु से होता है। तो किशोरावस्था का आरंभ पूछा गया है तो ये 12 वर्ष तक की आयु से होता है। 12 से जो 18 वर्ष तक की आयु होती है वो किशोरावस्था होती है। इस पर मैं वीडियो 1-2 दिन में बना दूंगा जिसमें आपको किशोरावस्था से संबंधित सारे प्रश्न मिल जाएंगे। तो राइट आंसर आपका 4th वाला होगा। किशोरों के समुचित विकास के लिए आवश्यक है आदर्श शिक्षण, नैतिक शिक्षण, सदाचार का शिक्षण या फिर उपरोक्त सभी। किशोरों के समुचित विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आदर्श शिक्षण, नैतिक शिक्षण और सदाचार का शिक्षण। ये सभी आवश्यक है किशोरों के समुचित विकास के लिए। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। बालक द्वारा प्रदर्शित संवेग अत्यधिक, अनियंत्रित, अधिक तीव्र व अयुक्ति संगत है। यहाँ बालक संबंधित है। कौन सी अवधि से संबंधित है? यहाँ बालक 18 से 30 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 1 से 6 वर्ष या फिर 12 से 18 वर्ष। यहाँ पर आपको अवधि बताना है। तो राइट आंसर आपका होगा 1 से 6 वर्ष। 1 से 6 वर्ष तक का जो बालक होता है इसके द्वारा प्रदर्शित संवेग अत्यधिक अनियंत्रित होते हैं, अधिक तीव्र होते हैं और अयुक्ति संगत होते हैं। तो राइट आंसर आपका 3रा वाला होगा।
विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया है। विकासात्मक कार्य का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? हेविंगहर्ट्स के द्वारा, फ्रायड के, डार्विन के या फिर डाल्टन के। तो विकासात्मक कार्य का जो प्रत्यय है ये जो दिया गया है ये हेविंगहर्ट्स के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बालक नहीं करता है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या नहीं करता है? कितने से कितने वर्ष तक की होती हैं ये? 7 से 12 वर्ष तक की, 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। किसके द्वारा दी गई है? जीन पियाजे के द्वारा दी गई है। अब आपको यहाँ पर बताना है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या नहीं करता है। क्रमबद्ध चिंतन, विभेद व वर्गीकरण करना, देखकर मूर्त रूप में चिंतन करना, ठोस वस्तुओं के आधार पर मानसिक क्रियाएं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा क्रमबद्ध चिंतन। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में जो बालक है ये क्रमबद्ध चिंतन नहीं करता है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पर देखिए अब अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बालक समस्या समाधान योग्य हो जाता है, चिंतन क्रमबद्ध होता है, प्रभावशाली चिंतन करने लगता है या फिर उपरोक्त सभी। जो अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था है ये 11 वर्ष के ऊपर वाली जो अवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं? अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो कि जीन पियाजे के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा समस्या समाधान योग्य हो जाता है, चिंतन क्रमबद्ध हो जाता है और प्रभावशाली चिंतन करने लगता है। ये किसमें होता है? अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत होता है बालक में। तो राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था को इनमें से किस नाम से नहीं जाना जाता? प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। जो बाल्यावस्था है इनमें से किस नाम से नहीं जाना जाता? बाल्यावस्था को टोली आयु, खेल की आयु, जीवन का अनोखा काल या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए जो बाल्यावस्था के बारे में बात की जा रही है तो आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए कुछ चौथा विकल्प थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर लिखना चाहिए था इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बाल्यावस्था को टोली की आयु भी कहा जाता है, खेल की आयु भी कहा जाता है और जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। और प्रश्न में पूछा गया है कि बाल्यावस्था को इनमें से किस नाम से नहीं जाना जाता। प्रश्न यदि इस प्रकार से पूछा जाता कि बाल्यावस्था को इनमें से किस नाम से जाना जाता है तो आपका उपरोक्त सभी आंसर आता। यदि इसमें पूछा गया है कि किस नाम से नहीं जाना जाता तो इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर उपरोक्त सभी नहीं होगा, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए, वंशानुक्रम के मूल वाहक क्या होता है? यहाँ पर देखिए वंशानुक्रम के मूल वाहक क्या होते हैं पूछा गया है। शुक्राणु, पितृक, डिंबाणु या फिर गुणसूत्र। यहाँ पर वंशानुक्रम के मूल वाहक पूछे गए हैं तो आपका राइट आंसर होगा पितृक। याद रखिएगा वंशानुक्रम का एक भाग होता है पितृक, तो पितृक वंशानुक्रम के मूल वाहक होते हैं। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम, बुद्धि, नैतिकता या फिर व्यक्तिगत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अधिगम। याद रखिएगा मिरर ड्राइंग जो परीक्षण है ये अधिगम मापन हेतु प्रयुक्त होता है। मूर्त सक्रियात्मक की अवस्था पियाजे ने मानी है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था देखिए मैं सभी के बारे में आपको बताता आया हूँ। इंद्रिय जनित गामक अवस्था के, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। जहाँ तक मुझे लगता है आपको यहाँ पर आते आते सभी अवस्थाएं याद हो गई होगी और इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं कि जो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है ये 7 से 11 वर्ष तक की होती है। कितने? 7 से 11। तो यहाँ पर 11 नहीं है तो 12 है, तो 7 से आप 12 यहाँ पर लगा सकते हैं। ये मूर्त सक्रियात्मक की अवस्था है जीन पियाजे के अनुसार। तो तीसरा वाला आपका यहाँ पर आंसर सही होगा। किशोरावस्था की सबसे नाजुक व संवेदनशील समस्या क्या होती है? संवेग संबंधी होती है, यौन संबंधी होती है, समायोजन संबंधी होती है या फिर व्यवसाय संबंधी होती है? किशोरावस्था की सबसे नाजुक व संवेदनशील समस्या के बारे में पूछा गया है तो क्या होती है? यौन संबंधी होती है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। सीखने के वक्र किसके सूचक होते हैं? जो सीखने का वक्र है ये किसका सूचक होता है? सीखने की प्रकृति के सूचक होते हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक होते हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक होते हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सीखने के वक्र के बारे में पूछा गया है तो ये सीखने की प्रकृति के सूचक होते हैं। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। किशोरों की रुचि में स्थायित्व किस काल में आता है? यहाँ पर देखिए किशोरों की रुचि में स्थायित्व के बारे में पूछा गया है किस काल में आता है। तो आप सभी को पता होगा कि 12 से जो 18 वर्ष तक की उम्र होती है वो किशोरावस्था होती है और इसी के बीच आपको बताना है कि रुचि का स्थायित्व किस काल में आता है। 12 से 14, 13 से 15, 16 से 18 या फिर 14 से 16। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर 16 से 18। किशोरावस्था की रुचि में जो स्थायित्व
आता है वो 16 से 18 वर्ष की उम्र में आता है। चलिए, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? पावलोव, स्किनर, युंग या फिर फ्रायड। सरल सा प्रश्न है, सभी को इसका आंसर पता होगा। जो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया है ये युंग के द्वारा दिया गया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं सभी अंग होते हैं मस्तिष्क, मेरुदंड या फिर मस्तिष्क तथा मेरुदंड केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मस्तिष्क तथा मेरुदंड। याद रखिएगा, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं उसमें क्या होता है? मस्तिष्क तथा मेरुदंड होता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? यहाँ पर देखिए कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। पूर्व बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था है, प्रौढ़ावस्था है या फिर किशोरावस्था है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। जो किशोरावस्था की उम्र है या फिर जो अवस्था है इसमें बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? काफ़ी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए 4 पियाजे से संबंधित जो इन्होंने अवस्थाएं बताई है, चारों की चारों आपके सामने हैं और यहाँ पर वर्ष भी दिया हुआ है जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। राइट आंसर यहाँ पर है, 4 विकल्प हैं, चारों विकल्पों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा यदि आप आंसर यहाँ पर दे रहे हो तो। राइट आंसर क्या होगा आपका? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष के ऊपर वाली अवस्था होती है। इसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। कौन सी अवस्था में? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था या फिर आप अमूर्त चिंतन, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था भी इसे कह सकते हैं। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, ब्रूनर द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास में प्रतीकात्मक ढंग से चिंतन करने की अवस्था को जो पियाजे की किस अवस्था के अनुरूप माना जा सकता है? यहाँ पर फिर वही अवस्थाएं दी है, 3 अवस्थाएं यहाँ पर दी हुई है और चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। ब्रूनर द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास में प्रतिकारात्मक ढंग से चिंतन करने की अवस्था को जन पियाजे की किस अवस्था के अनुरूप माना जा सकता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के रूप में माना जा सकता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुक्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष में शुरू किया गया था। यहाँ पर देखिए जो सर्व शिक्षा अभियान है इसके बारे में पूछा गया है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1996 में, 2001 में, 2002 में या फिर 2003 में। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर 2002 में। याद रखिएगा, जो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी वो 2002 में की गई थी। कोहलबर्ग के अपने नैतिक विकास सिद्धांत के तीसरे स्तर में किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया? यहाँ पर देखिए मैंने कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की 3 अवस्था आपको बता चुका हूँ, तीनों अवस्था की अवधि भी मैं आपको बता चुका हूँ और इसे किस रूप में जाना जाता है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी एक बार बता देता हूँ। देखिए 3 स्तर बताए हैं, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत जिसे रूढ़िगत स्तर भी कहा जाता है और तीसरा है पश्चिम परंपरागत स्तर। इसकी अवधि मैंने आपको बताई थी। पहली अवधि देखिए यहाँ पर तीसरा स्तर पूछा गया है यानी कि पश्चिम परंपरागत स्तर पूछा गया है। इसकी अवधि मैंने आपको क्या बताई थी? 13 वर्ष से प्रौढ़ावस्था या फिर कह सकते हैं 13 वर्ष से जो ऊपर की अवस्था होती हैं वो इनके द्वारा जो तीसरे स्तर है वो बताया गया है। किसने? कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, नैतिक विकास के 3 स्तर किसके द्वारा बताए गए हैं? कोहलबर्ग के द्वारा बताए गए हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। इन्होंने जो 3 स्तर बताए हैं वो कौन कौन से हैं? पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर जो कि 4 से 10 वर्ष तक माना गया है। परंपरागत स्तर या फिर रूढ़िगत स्तर जो कि 10 से 13 वर्ष तक का माना गया है। और तीसरा स्तर है पश्चिम परंपरागत स्तर जो कि 13 वर्ष से प्रौढ़ावस्था या फिर 13 वर्ष से जो ऊपर की अवस्था होती है उसे माना गया है। तो आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? दूसरा वाला। चलिए, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा है। यदि आपने शेषावस्था और बाल्यावस्था के लेक्चर दोनों अटेंड किए हैं, दोनों वीडियो आपने अच्छे से देखे हैं, तो वहाँ पर मैंने सभी को हर एक प्रश्न को अच्छे से समझाया है। तो यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। यदि आपने वो देखा है तो यहाँ पर आसानी से आंसर लगा सकते हैं कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता किसके द्वारा कहा गया है? तो ये रास के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया है? रास के द्वारा कहा गया। प्रश्न कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सी अवस्था है जिसे मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया है? तो आपको पता होना चाहिए वो अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था। किसके द्वारा कहा गया है? तो रास के द्वारा कहा गया है।
अगला प्रश्न, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, संख्या या फिर द्रव्यमान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान में भी, संख्या में भी और क्षेत्र के जो तत्व होते हैं उसमें परिवर्तन समझने लगता है। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। कौल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को माना है, इनके द्वारा क्या माना गया है? कौल व ब्रूस के द्वारा जिज्ञासा काल, अनोखा काल, समस्यात्मक काल या फिर मिथ्या परिपक्वता का काल। तो मिथ्या परिपक्वता का काल तो अभी मैंने आपको बताया रास के द्वारा माना गया है। काल व ब्रूस के द्वारा क्या माना गया है? बाल्यावस्था। तो इनके द्वारा जो बाल्यावस्था है इन्होंने अनोखा काल माना है बाल्यावस्था को। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर दूसरा वाला होगा। अगला प्रश्न, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन या फिर प्रत्येक 6 माही पर मूल्यांकन। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? राइट आंसर आपका होगा सतत मूल्यांकन का। किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? सतत मूल्यांकन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। बालक निर्जीव को सजीव समझने लगता है। पियाजे के अनुसार यहाँ दोष किस अवस्था का? यहाँ पर आपको बताना है यहाँ दोष किस अवस्था का है? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था का है, संवेदी पेशी अवस्था का है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था का है या फिर पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है। सभी चारों अवस्थाओं के बारे में आपको बता चुका हूँ। राइट आंसर इसका मैं बता देता हूँ। राइट आंसर आपका होगा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती है। कितनी होती हैं ये? 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पर 4th वाला होगा। अगला प्रश्न, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, खुद करके, पढ़कर या फिर सुनकर। कोई व्यक्ति एक प्रभावशाली तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? तो वो सीख सकता है खुद करके। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। लॉरेंस कहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। काफ़ी प्रश्न आ चुके हैं लॉरेंस कहलबर्ग के, तो आप सभी को पता है कि नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं लॉरेंस कहलबर्ग। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। बालकों में वंशानुक्रम के कारण पाया जाता है। शारीरिक विभिन्नता पाई जाती है, शैक्षिक विभिन्नता पाई जाती है, आचरण की विभिन्नता पाई जाती है या फिर संपन्नता की विभिन्नता पाई जाती है। बालकों में वंशानुक्रम के कारण पाया जाता है। यहाँ पर कौन सी विभिन्नता पाई जाती है पूछा गया है? आपका राइट आंसर होगा शारीरिक विभिन्नता। याद रखिएगा, बालकों में वंशानुक्रम के कारण शारीरिक विभिन्नता पाई जाती है। अगला प्रश्न, रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि बालक का स्वास्थ्य अच्छा हो, वातावरण जिसमें रहता स्वस्थ होना चाहिए, वंशानुक्रम स्वस्थ हो या फिर माता पिता शिक्षित हो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि वंशानुक्रम स्वस्थ हो। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर तीसरा वाला होगा। अगला प्रश्न, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? यहाँ पर देखिए, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं या फिर बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। एक अध्यापक की दृष्टि से आपको सर्वोत्तम कथन बताना है, तो क्या सर्वोत्तम कथन होगा कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ये एक अध्यापक की दृष्टि से सर्वोत्तम कथन होगा। वंशानुक्रम से अभिप्राय, यहाँ पर देखिए वंशानुक्रम से अभिप्राय आपको बताना है वे क्षमताएं जो बालक अपने पूर्वजों से प्राप्त करता है, शक्तियाँ, दोष व गुण जो गर्भाधान के समय जीवकोश को मिलते हैं, इसमें शारीरिक व मानसिक शक्तियाँ आती हैं। तो वंशानुक्रम से अभिप्राय पूछा गया है, तो तीनों ही वंशानुक्रम से अभिप्राय रखते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर उपरोक्त तो सभी होगा। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। यहाँ पर देखिए बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता के बारे में पूछा गया है। कौन है? लेवेंटर है, फ्रांसिस गाल्टन है, विलियम स्टर्न है या फिर अल्फ्रेड बीने है। तो बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर अल्फ्रेड बीने। याद रखिएगा, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अल्फ्रेड बीने होगा। निम्नलिखित में से द्विकारक सिद्धांत के प्रवर्तक है। यहाँ पर देखिए थोड़ी देर पहले ही मैंने जितने भी बुद्धि के सिद्धांत हैं सभी के बारे में बताया था। यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो यहाँ पर आसानी से राइट आंसर लगा सकते हैं। जो द्विकारक सिद्धांत के प्रवर्तक होंगे वो स्पीयरमैन होंगे। वहाँ पर मैंने आपको बताया था, चाहे वो द्विकारक सिद्धांत के बारे में पूछे या फिर त्रिकारक सिद्धांत के बारे में पूछे, दोनों ही सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं? स्पीयरमैन के द्वारा
दिया गया है। एक क्यूज के तौर पर मैं आंसर आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जो बुद्धि संरचना सिद्धांत हैं वो किसके द्वारा दिया गया है, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि मैं सारे सिद्धांत आपको बता चुका हूँ। एक बार फिर प्रश्न को दोहरा देता हूँ, बुद्धि का जो संरचना सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है, आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। चलिए, पितृ विरोधी ग्रंथि में बालक माता से प्रेम करता है, पिता से घृणा करता है, माता पिता दोनों से प्रेम करता है, माता पिता दोनों से घृणा करता है, या फिर पिता से प्रेम करता है और माता से घृणा करता है। पितृ विरोधी ग्रंथि में बालक क्या करता है, माता से तो प्रेम करता है लेकिन पिता से घृणा करता है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, शैशवावस्था में यौन इच्छाओं का अध्ययन करते हुए पितृ विरोधी व मातृ विरोधी ग्रंथि के रहस्य का उद्घाटन किया था। किसके द्वारा किया गया, फ्रायड के, स्किनर के, गेस्टालर के या फिर यूंग के, किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर आपका होगा फ्रायड के। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। शैशवावस्था में यौन इच्छाओं का अध्ययन करते हुए पितृ विरोधी व मातृ विरोधी ग्रंथि के रहस्य का जो उद्घाटन किया था ये फ्रायड के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, बुद्धि का संबंध किससे है? जो बुद्धि है इसका संबंध किससे है? आकार व भार से है, केवल आकार से है, केवल भार से है, या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा ये आकार और भार से है। जो बुद्धि का संबंध है वो किससे होगा? आकार व भार से होगा। वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध, यहाँ पर देखिए वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध पूछा गया है। क्या है? जीवन वंशानुक्रम व वातावरण का योग है। वंशानुक्रम महत्वपूर्ण है, वातावरण नहीं है। समस्त दोषों का कारण वातावरण है, या फिर वंशानुक्रम व वातावरण एक दूसरे के विरोधी है। यहाँ पर वंशानुक्रम व वातावरण में आपको संबंध बताना है। राइट आंसर आपका होगा जीवन वंशानुक्रम है व वातावरण का योग है। राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। अगला प्रश्न है कि वहाँ प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिसने पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग किया, उस मनोवैज्ञानिक के बारे में आपको बताना है। थॉर्नडाइक है, कोहलर है, कोफ्का है, या फिर बांगले है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कोहलर। इंपोर्टेंट है, आईएमपी प्रश्न है। वहाँ प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिसने पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग किया है वो कौन से होंगे? कोहलर होंगे। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक, यहाँ पर देखिए संज्ञानवादी पद्धति के जनक के बारे में पूछा गया है। वॉटसन है, जेने पियाजे व ब्रूनर है, कोहलर व कोफ्का है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर संज्ञानवादी पद्धति के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वॉटसन। वॉटसन संज्ञानवादी पद्धति के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा, यहाँ पर देखिए क्रो एंड क्रो की परिभाषा आपको बताना है कौन सी है। 4 परिभाषा दी हुई है। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या फिर अन्य। चौथा विकल्प है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। कौन सा कथन क्रो एंड क्रो का है ये आपको बताना है। राइट आंसर होगा किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। ये किसके द्वारा कहा गया? क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न, मानव की अभिवृद्धि एवं निश्चित आयु तक होती है। यहाँ मानी जाती है जो मानव की अभिवृद्धि एवं निश्चित अभिवृद्धि होती है उसकी आयु आपको बताना है कब तक होती है। 10 वर्ष तक, 60 वर्ष तक, 18 वर्ष तक, या फिर 40 वर्ष तक। तो मानव की अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। वहाँ आयु कौन सी होगी? वहाँ आयु है 18 वर्ष तक। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? माहौल, शिक्षक, माता पिता, या फिर इनमें से कोई नहीं? सरल सा प्रश्न है, सभी को पता है कि जो बच्चे का पहला शिक्षक होता है वो माता पिता होते हैं। अगला प्रश्न, बुद्धि का अधिकतम विकास हुआ माना जाता है जन्म से ही, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, या फिर शैशवावस्था में? बुद्धि का अधिकतम विकास कब माना जाता है या फिर कब हुआ माना जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा किशोरावस्था में। बुद्धि का अधिकतम जो विकास है ये किशोरावस्था में माना जाता है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से समतात्विक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? यहाँ पर देखिए समतात्विक सिद्धांत के प्रवर्तक के बारे में पूछा गया है। कोहलर है, स्पीयरमैन है, थॉर्नडाइक है, या फिर कोफ्का है? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर थॉर्नडाइक। याद रखिएगा जो समतात्विक सिद्धांत के प्रवर्तक होंगे वो थॉर्नडाइक होंगे। अगला प्रश्न,
विभिन्न व्यक्तियों में अभिक्षमताएं होती है, समान होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं, असमान होती हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। विभिन्न व्यक्ति यानी कि अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं उनमें जो अभिक्षमताएं होती हैं वो भी असमान ही होती हैं। याद रखिएगा, विभिन्न व्यक्तियों में जो अभिक्षमताएं होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, असमान होती हैं। किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत हैं, यहाँ पर देखिए किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। त्वरित विकास का सिद्धांत, क्रमशः विकास का सिद्धांत, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका होगा उपरोक्त दोनों, यानी कि त्वरित विकास का सिद्धांत और क्रमशः विकास का सिद्धांत, ये दोनों ही किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत है। अगला प्रश्न, 1952 में किस शिक्षा शास्त्री ने अपने शोध द्वारा यहाँ कहा कि शैशवावस्था से बाल्यावस्था एवं बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक सीखने की गति तेज हो जाती है। जो गति है, जो सीखने की जो गति है वो तेज हो जाती है। ये किसके द्वारा कहा गया? गिलफोर्ड के, पील के, मार्गन के या फिर कॉल्विन के। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा गिलफोर्ड की। जो दी गई परिभाषा है या फिर जिन्होंने शोध किया है उस शिक्षा शास्त्री का क्या नाम है? गिलफोर्ड है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। बालकों में खेलों से विकसित होने वाली शक्तियां हैं सामाजिक, मानसिक, यहाँ पर मानसिक लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, मानसिक, शारीरिक या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। बालकों में खेलने से जो विकसित होने वाली शक्तियां हैं वो सामाजिक भी है, मानसिक भी हैं और शारीरिक भी हैं। तीनों ही यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा, यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र हैं। बालक की विकास अवस्थाओं का अध्ययन, अधिगम क्रियाओं का अध्ययन, बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के बारे में पूछा गया था, राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। निम्नलिखित में से मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक है। यहाँ पर देखिए मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। कर्ट लेविन है, सिगमंड फ्रायड है, वर्दाइमर है या फिर मैकडोगल है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि जो मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय है इसके जो प्रतिपादक होंगे वो वर्दाइमर होंगे। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। पितृ विरोधी व मातृ विरोधी ग्रंथियां विकसित होती है। कहाँ पर होती है, कौन सी अवस्था में होती है? किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा शैशवावस्था में। पितृ विरोधी व मातृ विरोधी जो ग्रंथियां विकसित होती हैं ये किस में होती हैं? शैशवावस्था में विकसित होती हैं। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? जो स्किनर है ये किस देश के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के, जापान के, इटली के या फिर इंग्लैंड के? सभी को इसका आंसर पता होगा कि जो स्किनर है ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है। यहाँ पर देखिए किशोरावस्था की मुख्य विशेषता आपको बताना है। काम शक्ति की परिपक्वता, जीवन दर्शन का निर्माण, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। काम शक्ति की परिपक्वता, जीवन दर्शन का निर्माण और स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, ये तीनों ही किशोरावस्था की मुख्य विशेषता हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को बांटा है। देखिए संज्ञानात्मक विकास के बारे में आपको बता चुका हूँ, कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में, और चारों भागों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चाहे तो आप कमेंट्स के माध्यम से 4 भागों को बता सकते हैं। तो 102 हमारा प्रश्न है। यह अवस्था मानव जीवन की नींव कही जाती है। यहाँ पर पूछा गया है कि वह कौन सी अवस्था है जिसे मानव जीवन की नींव कहा जाता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर भ्रूणावस्था। तो राइट आंसर होगा देखिए मानव जीवन की नींव के बारे में पूछा गया है तो वहाँ कौन सी अवस्था होगी? शैशवावस्था होगी। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार बालक में चिंतन करने की शक्ति परिणाम होती है, परिपक्वता का होती है, अनुभवों का, इन दोनों की अंतःक्रिया का या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर आपका होगा पियाजे के अनुसार बालक में जो चिंतन करने की शक्ति परिणाम होती है वो इन दोनों की अंतःक्रिया का होती है, यानी परिपक्वता का और अनुभवों का। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था। कौन से वर्ष में लागू किया गया था? भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 6, 7, 8 या फिर 9। तो यहाँ पर किया गया था 2009 में। याद रखिएगा, सभी को पता भी होगा कि भारत सरकार ने बच्चों के लिए जो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू किया गया था ये 2009 में लागू किया गया था। निम्नलिखित में से सिगमंड फ्रायड की अवधारणा है इड, ईगो, सुपर ईगो, और इसके बारे में सभी को पता है कि ये तीनों अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? सिगमंड फ्रायड के इड, ईगो, सुपर ईगो। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में रिक्त स्थान है, निष्क्रिय सरल है, निष्क्रिय सामाजिक है, सक्रिय सामाजिक है या फिर सक्रिय सरल है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, किशोरावस्था कठिन काल कहा जाता है क्यों कहा जाता है? सबसे पहले तो आपको पता रखना है कि कठिन काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो वो है किशोरावस्था। अब क्यों कहा जाता है? मूल्यों, आदर्शों व संवेगों में संघर्ष के कारण कहा जाता है, शारीरिक विकास में तीव्रता के कारण कहा जाता है, आवेगों व संवेगों में परिवर्तन के कारण कहा जाता है या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए जो किशोरावस्था है उसे कठिन काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि मूल्यों, आदर्शों व संवेगों में संघर्ष के कारण, साथ में शारीरिक विकास में तीव्रता के कारण और आवेगों व संवेगों में परिवर्तन के कारण किशोरावस्था को कठिन काल कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। स्टेनले हॉल ने इस अवस्था को बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था कहा है। कौन सी अवस्था है? गर्भावस्था है, शेष अवस्था है, बाल्यावस्था है या फिर किशोरावस्था है? तो वहाँ अवस्था होगी आपकी किशोरावस्था। जो किशोरावस्था है उसको स्टेनली हॉल ने बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था कहा है। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था जो है ये किशोरावस्था है, इसको किसके द्वारा कहा गया है? यहाँ कथन किसका है? किसके द्वारा किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था कहा है? तो ये स्टेनली हॉल के द्वारा कहा गया है। इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? गैरिसन, गैशियल, थॉर्नडाइक या फिर स्टेनली हॉल? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल को किशोर मनोवैज्ञानिक के पिता के नाम से भी जाना जाता है। किशोरावस्था पर सबसे अधिक कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक, यहाँ पर देखिए किशोरावस्था पर सबसे अधिक कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक के बारे में पूछा गया है। स्टेनली हॉल है, किंग है, फ्रायड है या फिर हॉलिंगवर्थ है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा स्टेनली हॉल। किशोरावस्था पर सबसे अधिक कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन होंगे? स्टेनली हॉल होंगे। इस अवस्था को समूह अवस्था या चुस्ती की अवस्था भी कहते हैं। कौन सी अवस्था है जिसे समूह अवस्था या फिर चुस्ती की अवस्था भी कहते हैं? किशोरावस्था है, शेष अवस्था है, बाल्यावस्था है या फिर प्रौढ़ावस्था है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो 111 नंबर का प्रश्न है उसका आंसर होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को समूह अवस्था या फिर चुस्ती की अवस्था भी कहते हैं। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया है? क्षैतिजीय विधि का, लंबात्मक विधि का, सांख्यिकी विधि का या फिर प्रयोगात्मक विधि का? गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया है ये आपको बताना है, तो उन्होंने सांख्यिकी विधि का अध्ययन किया है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। बाल्यावस्था में पाए जाने वाली प्रवृत्तियां हैं। यहाँ पर बाल्यावस्था में पाए जाने वाली प्रवृत्तियां के बारे में पूछा गया है। कौन सी है? निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति है, रचनात्मक कार्यों में आनंद लेना, जिज्ञासा की प्रबलता या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। बाल्यावस्था में जो पाए जाने वाली प्रवृत्तियां हैं वो निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति है, रचनात्मक कार्यों में आनंद लेना, साथ में जिज्ञासा की प्रबलता। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश को जाने को क्या कहा है? सात्मीकरण, निर्माण, खोज या फिर व्यवस्थापन? क्या कहा है? पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है, पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा सात्मीकरण। क्या कहा है? पियाजे ने सात्मीकरण कहा है। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे या फिर स्किनर? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? 115 का। बच्चे के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है? मूर्त, सक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर देखिए चारों अवस्था दी है जीन पियाजे की। इसमें आपको बताना है कि कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती हैं। बीजावस्था कहा गया है। यहाँ पर देखिए जो बीजावस्था है वो कितने से कितने वर्ष तक की या फिर कितने से कितने सप्ताह की होती हैं? 0 से 2, 2 से 8 या फिर 8 से 16 सप्ताह या फिर जन्मजात होती हैं। तो बीजावस्था के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा जो 0 से 2 सप्ताह की होती हैं, या कह सकते हैं कि जो जन्म से 2 सप्ताह की अवस्था होती हैं उसे बीजावस्था कहा जाता है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा।
शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 47, 20, 40 या फिर 1900? सभी को पता है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है वो 1900 ईस्वी को माना जाता है। अगला प्रश्न, बच्चों में आधारहीन आत्म चेतनावस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? किशोरावस्था से, बाल्यावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा किशोरावस्था से। बच्चों में आधारहीन आत्म चेतनावस्था का जो संबंध है उसके विकास की किशोरावस्था से संबंधित है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। श्रेयस्वावस्था की मुख्य विशेषता, यहाँ पर देखिए श्रेयस्वावस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है? दूसरों पर निर्भरता, शारीरिक विकास में तीव्रता, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो तीनों विशेषता हैं ये किसकी होगी? श्रेयस्वावस्था की होगी। तो राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता, यहाँ पर देखिए बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता के बारे में पूछा गया है। स्टर्न है, बीने है, टर्मेन है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा टर्मेन। बुद्धिलब्धि मापन के जो जन्मदाता होंगे वो टर्मेन होंगे। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या फिर इन सभी से? तो यहाँ पर देखिए जो सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जो बच्चे और वयस्क सीखते हैं वो परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं और साथियों से भी सीखते हैं। तो राइट आंसर आपका इन सभी से सीखते हैं। काम प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? थ्रस्टन ने दिया है, स्किनर ने, हेगर्टी ने या फिर सिगमंड फ्रायड ने? काम प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किसके द्वारा दिया गया है? तो यह सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? यहाँ पर देखिए भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा के बारे में पूछा गया है। किसे माना जाता है? पूर्व प्राथमिक कक्षा को, प्ले स्कूल को, घर को या फिर उक्त सभी को? राइट आंसर आपका होगा घर को। याद रखिएगा भाषा शिक्षण की जो प्रथम कक्षा माना जाता है वो घर को माना जाता है। पियाजे के अनुसार मूर्त सक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 11 से 15 वर्ष या फिर 7 से 11 वर्ष? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था इसके बारे में आपको बता चुका हूं और सभी अवस्थाओं की अवधि भी मैं आपको बता चुका हूं। राइट आंसर आपका क्या होगा? 7 से 11 वर्ष। पियाजे के अनुसार जो मूर्त सक्रियात्मक का स्तर होता है, जो अवधि होती है वो 7 से 11 वर्ष तक की होती हैं। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, व्यवहारवादी ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। ये किसके द्वारा कहा गया है? वॉटसन, फ्रीमेन, न्यूमैन या फिर होल्जिंगर? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सरल है, सभी को पता है कि ये वाटसन के द्वारा कहा गया कथन है कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, उसे आप जो चाहो मैं बना दूंगा, चाहे वो आप चाहो डॉक्टर, वकील या फिर चोर, जो चाहो मैं उसे बना दूंगा। ये किसके द्वारा कहा गया है? वाटसन के द्वारा कहा गया है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा किसके द्वारा? क्रो एंड क्रो, वाटसन, एलिजाबेथ या फिर एना फ्रायड? तो ये कहा है क्रो एंड क्रो के द्वारा। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया है। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिक बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पश्चात पारंपरिक अवस्था, पूर्व पारंपरिक अवस्था या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? ये तीनों जो अवस्था हैं किसके द्वारा दी गई है? कोहलबर्ग के द्वारा दी गई है। कौन से सिद्धांत के अंतर्गत है? तो नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत ये तीनों जो अवस्था हैं ये दी गई हैं। तो इसके माध्यम से आपको बताना है कि कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पूर्व पारंपरिक अवस्था। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र, यहाँ पर देखिए बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र पूछा गया है। केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन होता है, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन होता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन होता है या फिर केवल शेषावस्था की विशेषताओं का अध्ययन होता है? यहाँ पर बाल मनोविज्ञान के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा इसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन होता है किसमें? बाल मनोविज्ञान में। तो राइट आंसर आपका तीसरा वाला होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? यहाँ पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। व्यक्तिगता का सिद्धांत,
समन्वय का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत या फिर वर्गीकरण का सिद्धांत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वर्गीकरण का सिद्धांत। ये वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, बाकी पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही सिद्धांत वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंध रखते हैं। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर या फिर मूल प्रवृत्ति पर। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा मूल प्रवृत्ति पर। शिशु का अधिकांश व्यवहार जो आधारित होता है ये मूल प्रवृत्ति पर होता है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत आधारित है बालकों के मानसिक विकास पर, घूर्णन पर, निकट विकास क्षेत्र पर या फिर वृद्धि अवस्था पर। वाइगोत्स्की के सिद्धांत किस पर आधारित है पूछा गया है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा 132 का निकट विकास क्षेत्र पर। निकट विकास क्षेत्र पर वाइगोत्स्की का सिद्धांत आधारित है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यहाँ कथन किसका है, किसके द्वारा दिया गया है? पियाजे, रास, वुडवर्थ या फिर वैलेंटाइन। तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यहाँ कथन किसका है? हल्का है, गेसेल का है, स्टेनले हॉल का है या फिर हरलॉक का है? दिया गया कथन किसका है? तो यहाँ पर समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन हरलॉक के द्वारा दिया गया है। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यहाँ उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं, विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहेंगे। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। लेमार्क ने अध्ययन किया था स्कूल का, वातावरण का, समाज का या फिर वंशानुक्रम का। लेमार्क के बारे में पूछा गया है तो उन्होंने किसका अध्ययन किया था? वंशानुक्रम का अध्ययन किया था लेमार्क ने। तो राइट आंसर आपका फोर्थ वाला होगा। कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? कोई बच्चा कौन सी अवस्था है जिसमें पर्यावरण से वो प्रभावित होने लगता है? बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है या फिर किशोरावस्था है? तो राइट आंसर आपका होगा बाल्यावस्था। कोई बच्चा है जो कि बाल्यावस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? यहाँ पर पूछा गया है कि आप ऐसे में क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे, उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए या फिर उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। आप क्या करेंगे? तो आप उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित होती है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर पूर्व बाल्यावस्था? राइट आंसर आपका होगा किशोरावस्था। याद रखिएगा इस प्रकार के जो विकास की अवस्था होती हैं ये किशोर इंगित होती हैं, तो ये किशोरावस्था की ओर इंगित होती हैं। बाल विकास का अर्थ, यहाँ पर देखिए बाल विकास का अर्थ पूछा गया है बालक का विकास होना है, बालक का सर्वांगीण विकास होना है, बालक का बौद्धिक व मानसिक विकास होना है या फिर बालक की लंबाई, मोटाई तथा चौड़ाई में विकास होना है। बाल विकास का अर्थ पूछा गया है तो इसका अर्थ होता है बालक का सर्वांगीण विकास। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। खिलौनों की आयु कहा जाता है, देखिए खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। शेष अवस्था है, उत्तर बाल्यावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था है या फिर ये सभी है। खिलौने की आयु पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा पूर्व बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। राज के अनुसार शेष अवस्था मानी जाती है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा और वहां पर मैंने शेष अवस्था भी बताई थी कि राज के अनुसार कितने से कितने वर्ष तक की मानी गई है। तो 1 से 3 वर्ष तक की जो अवस्था है ये राज के अनुसार शेष अवस्था को इन्होंने माना है 1 से 3 वर्ष को। शेषवा अवस्था की विशेषता नहीं, यहाँ पर देखिए शेष अवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? नैतिकता का होना, शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता या फिर दूसरों पर निर्भरता। शेष अवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है पूछा गया है, तो जो नैतिकता का होना ये शेष अवस्था की विशेषता नहीं है।
संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में सबसे कम परिवर्तन होता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में सबसे कम परिवर्तन होता है? प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था या फिर शैशवावस्था? राइट आंसर आपका होगा शैशवावस्था। याद रखिएगा, जो संवेगात्मक विकास है ये शैशवावस्था में सबसे कम परिवर्तन होता है। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है बुद्धि से है, खेल से है, स्मृति से है या फिर पढ़ने से है? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत किससे संबंधित है? राइट आंसर आपका होगा खेल से। अतिरिक्त शक्ति का जो सिद्धांत है ये खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है? केंद्र अपसारी अनुक्रम के नाम से जाना जाता है, उच्चतम अनुक्रम के नाम से, सिर पदाभिमुख अनुक्रम के नाम से या फिर न्यूनतम अनुक्रम के नाम से? तो ये जाना जाता है सिर पदाभिमुख अनुक्रम के नाम से। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, मेस्लो के अनुसार निम्नलिखित प्रेरणाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली प्रेरणा कौन सी है? व्यक्तिगत सामाजिक है, अर्जित प्रेरणाएं हैं, दैहिक आवश्यकता है या फिर सामान्य सामाजिक है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दैहिक आवश्यकताएं। ये मेस्लो के अनुसार जो सबसे अधिक शक्तिशाली प्रेरणा होगी वो दैहिक आवश्यकताएं होंगी। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया है? कल्पना, केंद्रीकरण, सजीव चिंतन या फिर वस्तु स्थिरता? तो इन्होंने जो नाम दिया है ये सजीव चिंतन दिया है। याद रखिएगा, निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने सजीव चिंतन नाम दिया है। अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया था टोटल 150 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, तो 150वां प्रश्न है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यदि आप यहां तक पहुंच गए होंगे तो ये तीनों कार्य आपको फटाफट कर लेना है। तो अंतिम प्रश्न है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? अनुशासनहीनता है, आर्थिक अभाव है, परिवार का वातावरण है या फिर दोषपूर्ण पाठ्यक्रम है? बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण आपको बताना है। राइट आंसर होगा परिवार का वातावरण। ये बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। टोटल 150 प्रश्न आपको दिए हैं, आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। यदि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो तक यदि आप यहाँ तक पहुँच ही गए होंगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जाइएगा। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।